नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे हमारी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर पाठ यानी कि 2, जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी और जिसकी लेखिका है मधु कांकड़िया जी। तो ये मधु कांकड़िया जी द्वारा लिखा गया ये पूरा का पूरा पाठ एक यात्रा वृतांत है, जो कि उन्होंने अपनी यात्रा का अनुभव, जो यात्रा उन्होंने गंतोक से स्टार्ट की थी और फिर उसके बाद उन्होंने युमथांग, कटाव तक उन्होंने ये यात्रा की। और उस यात्रा के दौरान उन्हें जितने भी अनुभव हुए हैं वो सारे अनुभव उन्होंने यहाँ पर आपके साथ बहुत अच्छे से शेयर किए हैं। और साथ ही प्रकृति के बारे में भी बताया है कि किस तरह से प्रकृति हमें निस्वार्थ भाव से बहुत कुछ हमें देती है, बहुत कुछ हमारे लिए करती है, लेकिन हम उसके लिए कुछ भी नहीं करते। और इस तरह से उन्होंने, आपने देखा कि काफी सारी जगहों के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है कि किस तरह से उनको पर्यटक स्थल बनाने के कारण बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, बहुत सारी एक तरह से वहां पर इतनी ज्यादा गर्मी जो है बढ़ गई है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है कि जो प्रकृति है वो अपने एक तरह से प्रकृति निश्चित समय पर, यानी कि एक जिस तरह से वहां पर बारिश होती थी या बर्फबारी होती थी, तो वहां का वातावरण जो है चेंज हो गया है और वातावरण में काफी अंतर वहां पर आ गया है। और ये कहना है वहां के जो आम नागरिक हैं। तो किस तरह से, देखिए एक बार सार के रूप में इसको पढ़ लेते हैं। आज का सेशन जो है वो हमारा रिवीजन का और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर डिस्कस करने का है, क्योंकि चैप्टर हमारा लास्ट सेशन में ही कंप्लीट हो चुका था। हमने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा, काफी लेंथी चैप्टर था, लेकिन क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर था, बहुत सारी चीजें हमने इसमें नई नई जानी, बहुत सारी चीजें नई नई सीखी। और साथ ही प्रकृति के साथ एक कनेक्शन जो है, क्योंकि मधु कांकड़िया जी ने जिस तरह से प्रकृति को अनुभव किया वो उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल एज इट इज शेयर किया है। और ऐसा लगता है इस पूरे चैप्टर को पढ़ने में जैसे हम स्वयं इस यात्रा का हिस्सा रहे होंगे, यानी कि उनकी बातों से हमें ऐसा लगता है जैसे हम भी उनके साथ साथ इस यात्रा में शामिल हैं। तो देखिए यात्रा की शुरुआत हुई थी जब वो गंगटोक पहुंची थी और इस तरह से गंगटोक की खूबसूरती को देखकर, उनके वहां की जो खूबसूरत सुबह थी उसको देखकर, उनके जो चेहरे पर उनके हाथ जोड़कर जो उनकी एक प्रार्थना आई थी वो बहुत ही सुंदर प्रार्थना थी, जो वहां की जो लोकल नेपाली जो लोग होते हैं उनके द्वारा कही जाने वाली। और उसके बाद देखिए जब उन्हें हिमालय के दर्शन हुए तो इस तरह से हिमालय के लिए उनके मन में जो प्रार्थना उभरी, हिमालय के लिए उनके मन में जो अनुभव हुआ कि वो हिमालय को किस तरह से संबोधित करें, किस तरह से हिमालय का एक तरह से धन्यवाद करें, किस तरह हिमालय का अभिवादन करें। तो उनको लगता था कि वो इस कविता को गाएं हिमालय के लिए, मेरे नगपति मेरे विशाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। तो ये बहुत ही सुंदर कविता का भी यहाँ पर वर्णन है। उसके बाद हिमालय द्वारा दिया गया संदेश, जो कि हिमालय हमें दे रहा है, यानी कि वो वहां पर खड़े होकर हमें क्या संदेश दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है। देखिए ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा संदेश है हिमालय के द्वारा। खड़ा हिमालय बता रहा डरो न आंधी पानी में। जो खड़ा हुआ हिमालय है वो क्या बता रहा है। देखिए ये चीजें हमें क्या देती है, प्रकृति हमें संदेश देती है। हर तरह से प्रकृति में जितनी चीजें हैं वो हमें अलग अलग संदेश देती है, जैसे नदी, पेड़ पौधे, झरने, ये सब हमें परोपकार का, निस्वार्थ भाव से सेवा का संदेश देते हैं, भेदभाव न करने का संदेश देते हैं। तो उसी तरह से हिमालय भी हमें यहाँ पर बहुत अच्छा संदेश दे रहा है कि खड़ा हिमालय बता रहा डरो न आंधी पानी में। खड़े रहो तुम अविचल होकर, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। कितने भी संकट आ जाएं, कितने भी तूफान आ जाएं, तुम्हें अडिग होकर, अविचल होकर खड़े रहना है। उन तूफानों से, उन संकटों से घबराना नहीं है। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे।
यानी कि अगर तुम अपने प्रण से, जो तुमने दृढ़ निश्चय किया, यानी कि तुम्हारा जो निश्चय होना चाहिए, जो तुम्हारा संकल्प होना चाहिए, वो इतना दृढ़ होना चाहिए कि तुम उससे डिग ना पाओ, यानी कि भटक ना पाओ। अगर तुमने सोच लिया है कि क्लास 10th में तुम्हें 95% लाने हैं, तो तुम्हें उस पर डिगे रहना है, यानी कि उतने लायक तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें पढ़ाई करनी है। अब देखिए उसके बाद एग्जाम कैसा होता है, उसके बाद पेपर कैसा आता है, उसके बाद क्या कुछ सिचुएशंस आती है, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यानी कि तुम्हारा दृढ़ निश्चय है कि तुमने 95% स्कोर करना है, तो तुम उसके लिए उतनी मेहनत में जुट जाओ। तो क्या कहा है, डिगो न अपने प्रण से तुम तो पा सकते हो सब कुछ प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। और ऐसा नहीं कि केवल हिमालय ऊंचा है, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो अगर तुम अपने दृढ़ निश्चय पर टिके हो। तो अगर तुमने अपने आप को भटकाया नहीं है, अगर तुम अपने आप को एक तरह से पथ से भटकाते नहीं हो, अपने निश्चय से नहीं भटकाते हो, तो तुम भी एक दिन जो है आकाश के तारे छू सकते हो, बहुत ऊंचा उठ सकते हो। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ भी हो, इस बीच अगर आपने निश्चय कर लिया है, आपने संकल्प ले लिया है, आपने दृढ़ निश्चय किया है, तो इस बीच कुछ भी हो, तुम्हें किसी भी मुसीबत से, किसी भी परेशानी से, घर में कोई फंक्शन है, कोई शादी है, कोई विवाह है, कोई काम है, कोई कुछ है, ये सारी चीजें एक तरफ, आपकी पढ़ाई एक तरफ, या कोई और भी प्रॉब्लम्स आते हैं। क्योंकि देखिए जीवन में समस्याएं तो सबके जीवन में है, प्रॉब्लम्स भी आनी जानी है, लेकिन जो निश्चय आपने कर रखा है, जो आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, उसकी तरफ आपने हमेशा अग्रसर रहना है, हमेशा अग्रसर रहना है। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने पर, जो लाखों मुसीबत आने पर भी जो अपने पथ पर अचल रहता है, बिल्कुल एक तरह से डिगा हुआ रहता है, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने पर। उसी को सफलता मिलती है इस संसार में, फिर चाहे जीते जी मिले, चाहे फिर मरने के बाद मिले। ठीक है ना, तो सफलता जरूर मिलती है, यानी कि नाम तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सुंदर सा संदेश यहाँ पर हिमालय द्वारा जो दिया गया था वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने कंचनजंगा पर्वत, गैंगटॉक यानी कि गंतोक के बारे में पढ़ा, युमथांग जो कि युमथांग के विषय में हमने पढ़ा। और उसके बाद देखिए सबसे जो मेन चीज हमने यहाँ पर पढ़ी, वो हमने कटाव के बारे में पढ़ी। और कटाव के में ही सारी जो ज्यादा अनुभव जो लेखिका को हुए, वो सबसे ज्यादा कटाव में हुए। और कटाव के लिए उन्होंने एक और चीज बताई कि कटाव को अभी तक जो है टूरिस्ट प्लेस नहीं बनाया गया है, पर्यटक स्थल नहीं बनाया गया है। तो अभी तक इसकी जो प्राकृतिक जो एक छटा है, प्राकृतिक जो एक तरह से इसका नजारा है, वो बना हुआ है एज इट इज। इसी कारण शायद, क्योंकि अभी तक यहाँ पर ना तो कोई दुकान है, ना ही, क्योंकि जहाँ पर्यटन आएंगे वहां फिर व्यवसाय भी शुरू हो जाएगा, और इस तरह से क्या होगा, वहां पर पॉल्यूशन होगा, और बहुत सारे पेड़ पौधे काटे जाएंगे, वहां का एनवायरमेंट जो है चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। तो कटाव फिलहाल जो है अपनी प्राकृतिक स्थिति में है, और इसी तरह से वो भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। और देखिए चीन सीमा से बहुत नजदीक है, ये हमने जाना था यहाँ पर। फिर लेखिका की अनुभूतियां, कि किस तरह की अनुभूतियां लेखिका को हुई इस अपने पूरे सफर के दौरान। फिर प्रकृति के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे जो है, जैसे यहाँ पर उन लोकल लोगों ने बताया था कि कैसे जब बाहर के लोग आते हैं तो यहाँ पर गंदगी कर देते हैं, यहाँ पर पोल्यूशन करते हैं, जिस कारण वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है। और देखिए प्रकृति निस्वार्थ भाव से जब हमें सब कुछ देती है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो प्रकृति के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है, कैसे हम अपनी आवश्यकता के लिए, जरूरत के लिए क्या कर रहे हैं, उद्योग धंधों को लगा रहे हैं, जिससे बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। और देखिए प्रदूषण की का जो स्नोफॉल पर असर हो रहा है, वो भी हमने पढ़ा था कि एक तो देखिए मानव जीवन पर तो असर होता ही है, लेकिन प्रकृति पर भी उतना ही असर होता है। प्रकृति का टेम्परेचर बढ़ता है, स्नोफॉल पर असर पड़ता है। तो ये चीजें उन्हें कब रियलाइज हुई थी लेखिका को, जब वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर भी, आप सोच सकते हैं समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर वो थी, और वहां पर उन्हें बर्फ नहीं मिली।
तो यही वहां पर उन्हें पता चला था वहां के स्थानीय लोगों से कि जब से यहाँ पर ये टूरिस्ट स्पॉट बना है तो तब से यहाँ पर स्थानीय लोगों ने बताया कि किस तरह से यहाँ का जो प्रदूषण है वो बढ़ गया है। और उसके बाद लेखिका और उनकी जो सहायक जो साथी जो यात्री थी, सहयात्री मणि, किस तरह से उन्होंने प्रकृति को एक तरह से निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए बताया कि प्रकृति जो है हमेशा, कभी भी हम कहते हैं ना कि संसार में ये इंसान ऐसा है, ये वैसा है, तो ये सारी चीजें एक तरह से जब हमने यहाँ पर चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि जो चाहे हम शहर में रहते हो, चाहे हम गांव में रहते हो, चाहे हम कहीं भी रहते हो, तो हमारे देश के जो लोग हैं उन सबकी जो आस्थाएं हैं, उन सबके जो विश्वास है, उन सबके जो अंधविश्वास है, वो सब क्या है, जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। तो इसमें एक चीज ये भी आती है कि प्रकृति, भगवान जिस इंसान को धरती पर भेजता है वो क्या करता है, उसके बारे में पूरा सोच समझ कर कि ये इंसान धरती पर जाएगा, ऐसे रहेगा, ऐसे खाएगा, यानी कि उसकी पूरी एक तरह से जो कहते हैं किस्मत जो है वो लिख कर लेकर आता है कि ये खाएगा, ये पिएगा, ये यहाँ रहेगा, ऐसे रहेगा। बाकी इंसान का कर्म है, बाकी उसका जो कर्म जिस तरह के कर रहा है उसी तरह के उसको फल मिलेंगे। तो लेकिन यहाँ पर जो है बताया कि किस तरह से प्रकृति जो है इंतजाम करती है हमारा। देखिए पूरी सर्दी भर वो क्या करती है, जल संग्रह करती है, यानी कि इस बर्फ के रूप में जल संग्रह करती है, और फिर गर्मियां आने पर यही जल जो है बूंद बूंद कर टपक कर नदी के रूप में जो है लोगों की प्यास बुझाता है, धरती की प्यास को बुझाता है। तो ये बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर बात बताई थी। और देखिए उन्होंने सिक्किम के जनजीवन के विषय में बताया था कि सिक्किम के लोगों का जनजीवन कैसा है। तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले बताया कि यहाँ जो है पहाड़ी इलाका है, और क्योंकि देखिए ज्यादातर टाइम यहाँ पर ठंड होती है और बहुत सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर नहीं है, तो इस तरह से यहाँ के लोगों का जीवन बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत सरल नहीं है, कठिन है। और यहाँ प्रकृति की सुंदरता जो है वो अवर्णनीय है, यानी कि उसका वर्णन तो नहीं किया जा सकता है प्रकृति की सुंदरता का। और अगला यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर जैसे होता है ना शहरों में, अब तो आप देखेंगे हर गली में आपको स्कूल मिलेगा। अगर बड़ा स्कूल नहीं भी होगा तो वो किंडरगार्टन तो जरूर होगा, छोटा स्कूल जरूर होगा, हर गली हर एक एरिया के बाद आपको एक बड़ा स्कूल मिल जाएगा। लेकिन पहाड़ों पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको काफी बड़े एरिया में जो घाटी और तराई वाले जो जगह होती है वहां पर 1 से 2 स्कूल आपको मिल जाते हैं। और बच्चे 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर उतराई उतरकर स्कूल जाते हैं, और बहुत सारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, ठंडियों में, ठंड बरसात में भीगते हुए। तो इस तरह से। और बाकी देखिए सिक्किम स्कूल से लौटकर भी वो क्या करते हैं, केवल उनका जैसे स्कूल से लौटकर आप लोग का काम होता है, आप होमवर्क करते हैं, खाना खाते हैं, खेलते हैं, लेकिन उनका काम होता है कि वो जंगल जाते हैं, वहां से भारी भारी लकड़ी के गट्ठर, क्योंकि देखिए शाम को अगर अलाव जलाना है, आग जलाना है, खाना पकाना है, ठंड से अपने आप को बचाना है, तो लकड़ियां तो लेकर आनी पड़ेगी। तो इस तरह से उनका जीवन बहुत ही कठिन होता है। और पीने के लिए देखिए आप हमारे किचन में अलग जो है टैप लगा होता है, नल लगा होता है, आपके बाथरूम में अलग टैप लगा होता है, वॉश बेसिन में अलग लगा होता है, बाकी आपके पास आरओ है, फ्रिज है, लेकिन वहां पर जो है पीने का पानी आपको अलग से भरकर लाना होता है दूर दूर से। और दूसरा, सिक्किम के लोगों की जीविका जो है वहां का साधन आलू की खेती, धान की खेती, और जो कच्ची जो वहां पर शराब का व्यवसाय होता है वो मेनली होता है। सिक्किम की प्रकृति जितनी निर्मल और सुंदर है, वहां की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन उतना ही कठोर है। यानी कि जितना सुंदर आपको वहां का प्राकृतिक जो है वातावरण लगता है, जितना सुंदर आपको वहां का नजारा लगता है, उतना ही कठिन वहां की भौगोलिक स्थिति है, यानी कि वहां का एक तरह से जो रहन सहन है, या एक तरह से जो उनके खेत हैं, घर हैं, मकान हैं, और साथ ही वहां का जनजीवन जो है वो काफी ज्यादा कठोर है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से लगभग पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था।
तो जैसे ये आपके कुछ प्रश्नोत्तर हैं। अब देखिए हम इन प्रश्नोत्तरों को यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इनको आपकी जहाँ पर पाठ्य पुस्तिका में जहाँ से दिए गए हैं प्रॉपर, जहाँ पर आंसर भी है, वहां से हम इन्हें डिस्कस करेंगे। और देखिए कुछ बच्चों ने तो अपनी नोटबुक में नोट भी कर लिए होंगे, जिन्होंने नहीं किए हैं, क्योंकि ये चैप्टर परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और 2 से 3 प्रश्न जो हैं वो लगभग इस चैप्टर से आते हैं, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। या फिर जो पहला प्रश्न आपका, जहां से हमारी यात्रा शुरू हुई थी, कि किस तरह से जो गंतोक में रात्रि का जो नजारा है वो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान उल्टा पड़ा हो। ये झिलमिलाता जो शहर गंतोक वो किस प्रकार का लगता है, ये आपको यहाँ पर प्रश्न लगभग 1 से 2 जो है हमेशा रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न और प्रश्न उत्तर। और अगर आप लोगों ने अभी तक नोटबुक में नोट डाउन नहीं किए हैं तो आप इन्हें अभी रफ नोटबुक में नोट कर सकते हैं, बाकी आप घर जाकर इन्हें फेयर नोटबुक में लिख सकते हैं। तो देखिए ये है हमारे इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर, जिनको हम पढ़ना शुरू करेंगे और साथ ही इनको हम इनके उत्तर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम आप लोग इन्हें साथ के साथ नोट डाउन करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा झिलमिलाते सितारों की। और देखिए ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, जिसको मैं कहूंगी कि ये महत्वपूर्ण है, आप उस पर लिख सकते हैं। ये आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप देखेंगे ये कई बार जो है आपका रिपीट भी हुआ है। प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह से सम्मोहित कर रहा है, लेखिका को किस तरह से अट्रैक्ट कर रहा है, ये आपने पढ़ना है। तो देखिए रात के अंधकार में सितारों से नहाया हुआ गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करवा रहा है। कैसा लग रहा है लेखिका को? बिल्कुल ये एक जादू की तरह प्रतीत हो रहा है। और ये जादू ऐसा उन्हें सम्मोहित कर रहा है कि जैसे मानो उनका अस्तित्व स्थगित हो गया हो, ऐसा लग रहा है। उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे उनको अपने आसपास की चीजें, अस्तित्व यानी कि जो हम यहाँ पर अभी हैं, हमें सुनाई दे रहा है कि हमारे आसपास कोई बात कर रहा है, या हमें दिखाई दे रहा है, हम सुन पा रहे हैं, हम फील कर पा रहे हैं, हम अनुभव कर पा रहे हैं। तो जब हम कई बार कुछ चीजों में खो जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें जिनको हम बिल्कुल आत्मसात कर लेते हैं, तो फिर उस टाइम पे हम एकाग्र हो जाते हैं। वही स्थिति यहाँ पर लेखिका के साथ हुई है। तो वो कहती है कि ऐसा लग रहा है मेरा अस्तित्व मानो खो गया हो, स्थगित हो गया हो, रुक गया हो, यानी कि मैं थोड़ी देर के लिए अपनी सुध बुध, अपना सब कुछ जो है भूल गई हूँ। सब कुछ अर्थहीन सा था, उनकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। वह सुख की अतीन्द्रता में डूबी हुई, बहुत ज्यादा अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून फील हो रहा था, बहुत खुशी फील हो रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि जो उनके आसपास है सब कुछ अर्थहीन हो गया है। ऐसा लग रहा था कि अब वो शून्यता को प्राप्त हो रही है, बिल्कुल शून्य हो रही है, यानी कि उनके अंदर का सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ जो चेतना है वो समाप्त हो रही है। बहुत अच्छा सा उन्हें फील हो रहा था। और वो कह रही है कि वह सुख की अतीन्द्रता में डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी, जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रहा था। तो इस तरह से आप इसको बिल्कुल इस तरह का ना लिखकर आप बिल्कुल वो पंक्तियां भी लिख सकते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में दी गई है, कि किस तरह से झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया जो गंतोक है वो बहुत ही सुंदर अपनी प्राकृतिक छटा के साथ उभर कर आ रहा है और लेखिका के मन को मोहित कर रहा है, और लेखिका उसमें बिल्कुल डूबी हुई है। तो इस तरह से बहुत सुंदर आप उत्तर स्वयं से भी इसका लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही एक तरह से अगर चैप्टर को आपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा है, चैप्टर को अगर आपने मजे के साथ पढ़ा है, क्योंकि देखिए मैंने आपको चैप्टर बिल्कुल इस तरह से पढ़ाने की कोशिश की थी कि ताकि आप लोगों को ऐसा लगे कि जैसे हम खुद लेखिका के साथ यात्रा कर रहे हैं, यानी कि आपके जो लेखिका के अनुभव हो वो ऐसा लगे कि जैसे आपने स्वयं उस चीज को अनुभव किया है, स्वयं आपने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है। तो देखिए
अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा ध्यान पूर्वक तो ये आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये आपके लिए बहुत ही इजी है। आप अच्छे से चैप्टर को एक बार घर पर रिवाइज करें और फिर इस पार्ट के प्रश्नोत्तर लिखें, और हो सके तो आप हाथ के हाथ यहाँ पर नोट डाउन भी करते रहें। अगला प्रश्न है, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? इसको नोट कर लीजिएगा, प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला भी आपका। ठीक है, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? देखिए, गंतोक जो है उसे मेहनत कश बादशाहों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा मेहनती हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से वहां पर चाहे जो लेडीज हैं वो किस तरह से काम करती हैं, जो घर के जो पुरुष हैं वो किस तरह से काम करते हैं, बच्चे किस तरह से काम करते हैं। तो एक एक चीज के बारे में आपने यहाँ पर पढ़ा है कि वहां की जो महिलाएं हैं वो डोकों में अपने बच्चों को लेकर जाती हैं, पत्थर तोड़ती हैं। बच्चे जो है 4-5 घंटे स्कूल में बिताने के बाद 1 घंटा जाना 1 घंटा आना पैदल यात्रा करते हैं, उसके बाद भी वो रुकते नहीं है, अपने मम्मी पापा के घर के कामों में हेल्प करते हैं, लकड़ी लाते हैं, पानी लाते हैं, घास लाते हैं। और इस तरह से और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि जो है यहाँ के लोग जो है बहुत मेहनती हैं, और यह उनकी मेहनत ही है जिसकी वजह से आज भी गंतोक अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए है। देखिए, ये उन्हीं लोगों की मेहनत है जिससे कि गंतोक जो है अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए है। अब देखिए, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सबसे मेन चीज जो है यहाँ पर पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना पड़ता है। ठीक है ना, पहाड़ों को काटा जाता है, उसके बाद रास्ता बनाया जाता है, और पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं। जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो अपने घर का काम निपटाने के बाद उनका जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उस पर वो पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी होते हैं, क्योंकि अगर घर पर कोई देखने वाला नहीं है, घर पर कोई बच्चे का पालन पोषण करने वाला नहीं है, तो वो उसको अपने साथ काम पर भी लेकर आती हैं, और वे अपने काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ का जीवन बहुत कठिन है, पर यहाँ के लोग इन कठिनाइयों के बावजूद भी इस शहर को हर पल इस शहर के हर पल को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि लेखिका ने कहा कि यहाँ की सुबह भी सुंदर है, यहाँ की शामें भी सुंदर है, और यहाँ की रात भी सुंदर है, और यहाँ का दिन भी बहुत खूबसूरत है। तो इस तरह से हमने दूसरा प्रश्न भी यहाँ पर क्लियर किया। और देखिए, जिन बच्चों ने कॉपी में अभी तक ये चैप्टर नहीं किया है वो साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो गया है, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। प्रश्न 3 को लेकर हम चलते हैं कि कभी कभी, देखिए ये भी आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर ही पूरा का पूरा आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, कभी श्वेत, ध्यान दीजिएगा, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? बहुत ही सरल है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अवसरों की ओर संकेत करता है? तो देखिए, जब लेखिका यात्रा कर रही थी युमथांग तक पहुंचने की, तो रास्ते में लायूंग से पहले उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि रास्ते में एक जगह पर, जो सुनसान जगह थी, साफ सुथरी जगह थी, वहां पर सफेद रंग की जो है पताकाएं लगी हुई थी। और जो सफेद बौद्ध पताकाएं होती हैं ये शांति और अहिंसा का प्रतीक होती है। किसका प्रतीक होती है? शांति और अहिंसा का प्रतीक होती हैं। और इन पत्रों पर कुछ मंत्र लिखे होते हैं, और जब भी कभी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा की शांति के लिए ये 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। क्या की जाती हैं? 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। और दूसरा, अब देखिए, कब फहराई जाती है श्वेत पताकाएं? जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। और जब भी
कोई नया कार्य होता है, कोई शुभ अवसर होता है, तो उस नए कार्य या किसी शुभ अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। इसीलिए ये पताकाएं शोक और नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करता है। देखिए, किसी का विवाह होता है या घर पर कोई शुभ काम होता है, उसके दौरान जो कलरफुल रंगीन पताकाएं जो हैं वो फहराई जाती हैं। तो इस तरह से ये वाला प्रश्न तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दीजिएगा कि जो ये रंगीन और श्वेत पताकाएं फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो दो अवसर हैं, जिसमें एक जो श्वेत पताकाएं हैं वो शांति और अहिंसा का प्रतीक है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो 101 पताकाएं उसकी आत्मा की शांति के लिए किसी साफ सुथरी जगह पर फहरा दी जाती हैं। और साथ ही जब कभी कोई घर पर शुभ अवसर शुभ होता है और साथ ही शुभारंभ होता है किसी काम का, तो उस टाइम पे रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्लियर किया। अगला जो फोर्थ हमारा है प्रश्न, चौथा प्रश्न जो है, जितेन नार्गे। कौन था जितेन नार्गे? जितेन नार्गे उनका ड्राइवर कम गाइड था, यानी कि वो गाड़ी भी चला रहा था और साथ साथ में उनको गाइड भी कर रहा था, क्योंकि वो वहां का एक लोकल व्यक्ति था। तो देखिए, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी, लिखिए। तो देखिए, जितेन तो लगभग उनको, क्योंकि जैसे हमने कहा जितेन जो है वो ड्राइवर कम गाइड है, ठीक है, तो जितेन लगभग जो है जितनी बार लेखिका जो है पूछ रही है या कुछ नया देख रही है, तो उतनी बार वो उन्हें नई चीज बता रहा है, नई बातें कर रहा है। तो यहाँ पर हम इनको, क्योंकि इतना सारा हमारे पास ऐसे लिखने के लिए हमारा पूरा चैप्टर भर जाएगा, पूरा पेज भर जाएगा, तो इसको हम जो है पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखेंगे या फिर हेडिंग से लिखेंगे छोटा छोटा कि क्या क्या चीजें जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति के बारे में, सिक्किम की भौगोलिक जो है स्थिति के बारे में बताया। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर प्रकृति के बारे में बताया है, ठीक है, प्रकृति के बारे में बताया, उसके बाद की भौगोलिक स्थिति भी इसी के अंदर होगी, उसके बाद उन्होंने आगे रहन सहन और जनजीवन के बारे में बताया। तो देखिए, सिक्किम की जो प्रकृति है उसके बारे में देख लेते हैं। सिक्किम एक पहाड़ी इलाका है। देखिए, आप भी इसी तरह से आंसर करेंगे, क्योंकि एक क्लास 10th में जब आप आ जाते हैं तो थोड़ा सा आपसे उम्मीद होती है कि आप किसी भी आंसर को एक तरह से रटे नहीं, बिल्कुल आप उसको अपने शब्दों में लिखें, जो चीज आपको समझ आई है उसके अकॉर्डिंग आप लिखें, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपका उत्तर बहुत सटीक बनता है, बहुत अच्छा भी बनता है और आपको बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप फटाफट, आपके दिमाग में सेंटेंस बन रहे हैं, वाक्य बन रहे हैं, तो आप आसानी से फटाफट लिख सकते हैं उत्तर, ठीक है। तो उत्तर पहला क्या है, प्रकृति यहाँ की कैसी है, तो सिक्किम एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ जगह जगह पर पाइन के, धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ हैं, रास्ते वीरान हैं, संकरे हैं, जलेबी की तरह घुमावदार हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर डूडी पर झरने बह रहे हैं, घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। नार्गे ने बताया कि वहां की खूबसूरती स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से उसकी तुलना की जा सकती है। अगला है भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति कैसी है वो देखेंगे। गंगटोक से 150 किलोमीटर दूरी पर युमथांग है। गंगटोक से 150 किलोमीटर दूरी पर युमथांग है, और युमथांग जो है वहां पर जो युमथांग की जो घाटियां हैं वो फूलों से लदी हुई है, बिल्कुल फूलों से भरी हुई है। और जितेन ने तो ये बताया कि आप अगर अगले 1 महीने बाद यहाँ पर अगर आप आओगे तो ये पूरा जगह देखने लायक होगी, फूलों से भर गई होगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो देखिए, गंगटोक से 150 किलोमीटर दूरी पर युमथांग है और वहां फूलों से लदी हुई झाड़ियां हैं, वादियां हैं। रास्ते में है कीरी लॉन्गस्टॉक, जहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, और थोड़ा सा ऊपर हिमालय पर्वत है, और रास्ते में फिर 7 स्टार वाटरफॉल भी है। रास्ते में एक 7 स्टार वाटरफॉल है। पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई सफेद ध्वजा बुद्धिस्ट की मृत्यु और शांति का प्रतीक है, और रंगीन ध्वजा किसी भी नए काम की
शुरुआत है। तो ये हमने प्रकृति और भौगोलिक स्थिति पढ़ी। अब हम यहाँ के जनजीवन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ के लोग जो है शुरुआत में ही, जैसे मैंने आपको बताया कि गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है। तो गंगटोक जो है, वहाँ के लोग जो है बहुत ही मेहनती हैं। स्त्रियां और बच्चे सब काम करते हैं। स्त्रियां स्वेटर बुनती हैं, घर संभालती हैं, खेती करती हैं, पत्थर तोड़ती हैं, सड़कें बनाती हैं, चाय पत्तियां चुनने बाग में जाती हैं। अपने बच्चों को भी अपनी कमर पर कपड़े से बांधकर जो है रखती हैं। बच्चा पढ़ने के लिए 2-3-4 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। शाम को अपनी माओं के साथ काम करते हैं और उनका जीवन बहुत ही ज्यादा श्रम साध्य है, यानी कि श्रम से भरा हुआ है, मेहनत से भरा हुआ है और वो उतनी मेहनत करते भी हैं। और शाम को उसने बताया कि सिक्किम के लोग अन्य भारतीयों की तरह घूमते चक्र पर अपनी आस्थाएं और अंधविश्वास रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सिक्किम में एक जगह पर क्या है, आपका धर्म चक्र जिसको कहते हैं, जिसको एक बार घुमाने से क्या होता है, सारे पाप कट जाते हैं। तो लेखिका यही बताती है कि हम भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, जैसे हमारे मन में आस्था है कि गंगा जल में अगर एक डुबकी लगा ली जाए तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो इसी तरह से वहां पर धर्म चक्र पर लोगों की आस्था है कि यदि इस धर्म चक्र को एक बार में पूरा पूरा घुमा दिया जाए तो आपके सभी पाप धुल जाते हैं। तो इस तरह से लेखिका यहाँ पर कहती है कि वहां के लोग जिस तरह से शहरों के लोग या ग्रामीण जो लोग हैं, हमारे देश में ये एक समानता है कि यहाँ पर चाहे लोग सिक्किम में रहते हो, चाहे कहीं पर भी रहते हो, दक्षिण भारत में रहते हो या कहीं भी रहते हो, उन सबकी आस्थाएं, उनके विश्वास, उनके अंधविश्वास सब एक जैसे हैं। तो इस तरह से वहाँ ये तीनों चीजें, वहाँ का जनजीवन, वहाँ की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ का रहन सहन, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब देखिए उसी पर जो प्रश्न जो मैंने आपको बताया धर्मचक्र, उसी पर यहाँ पर एक प्रश्न बना हुआ है और ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आपको पहले वाले प्रश्न में आपने अच्छे से उत्तर दे दिया है तो इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा, तो उन्होंने कहा ना कि भारत की जो आत्मा है वो एक है। आत्मा यानी कि जो सच में हमारे अंदर का जो एक भारतीयपन है, उसी के कारण हम सब लोग आस्था, विश्वास, अंधविश्वास से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखिए वो कहती हैं कि पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई देती है। देखिए, क्योंकि लेखिका सिक्किम में घूमते हुए खीरी लॉन्ग स्टॉक नामक जगह पर जब गई तो लॉन्ग स्टॉक के घूमते चक्र के बारे में जितेन ने उन्हें बताया कि यह एक धर्म चक्र है और इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। और जैसे मैदानी क्षेत्रों के लोग हैं, उनके विचार इस तरह के गंगा के विषय में हैं। गंगा के विषय में उनके विचार हैं कि वो एक बार जो गंगा में डुबकी लगा लेता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो, चाहे पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद भी, भले ही हमारा देश कितना भी आगे निकल जाए, लेकिन जो हमारी आस्थाएं हैं, जो हमारे विश्वास हैं, वो हमेशा बने रहेंगे। तो कहते तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ के लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी है। यही विश्वास पूरे भारत को एक सूत्र में बांधता है। और सब ये मेन चीज ये है कि यही जो एक विश्वास है, यही जो आस्था है, वो फिर चाहे जैसे मैंने आपको बताया कि भारत हो, चाहे आपका उत्तर भारत हो, चाहे आपका दक्षिण भारत हो, चाहे आपका एक तरह से जो आपका अरुणाचल की तरफ का या आपका इधर नॉर्थ की साइड का, यानी कि पूरे भारत को ये चीज जो क्या करती है, एक सूत्र में बांधती है। हमारा विश्वास ही हमें एक सूत्र में बांधता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो 5 प्रश्न हैं वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं और मुझे लगता है चैप्टर आप इन 5 प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो छठा प्रश्न है और उसके बाद भी आपके 3 से 4 प्रश्न हैं, यहाँ से जितने भी प्रश्न हैं ये आपके लिए शुरू होते हैं। यानी कि अगर आप इनको अच्छे से आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। जैसे देखिए
जितेन नार्गी की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड के क्या गुण होते हैं। तो एक कुशल गाइड के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, ये आप पाठ को पढ़कर या अपने अनुसार अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। उसके बाद भी हमारे काफी सारे प्रश्न हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और कहीं पर भी आपको कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत परेशानी होती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, वो आप नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर कीजिए। तो इस तरह से हमारा जो आज का सेशन है और साथ ही हमारा ये जो पूरा चैप्टर है वो पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट होता है। और मैं आशा करती हूँ कि आपने इस पाठ से काफी कुछ सीखा होगा और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा आनंद आपको इस पाठ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो उसे जरूर क्लियर करें। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।